हाय फ्रेंड्स, दिस इज नवीद एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। 30th ऑफ मार्च को मास्टर्स का रिजल्ट आ गया और इसी तरह से 5th ऑफ अप्रैल को बैचलर का रिजल्ट आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम कैसे स्वीडन की माइग्रेशन बोर्ड में स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करें, तो आज की वीडियो उसी पे है। तो आज स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। आपके जहन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद वो सॉल्व हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूं, उन दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने स्वीडिश यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन सिक्योर किया है। और दोस्तों, एक और चीज यहाँ पे बताता चलूं कि स्वीडन में एजुकेशन का मेयार जो है वो बिल्कुल सेम है। इट डजेंट मैटर कि किसी का अगर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में हो गया है तो वो बेहतर है, और किसी का यॉन शॉपिंग में हुआ है, वेस्टरोस में हुआ है, उपसाला में हुआ है, लुंड में हुआ है, तो इट डजेंट मैटर। कीप गोइंग ऑन, कीप इट अप, बिकॉज कि आपने अपना माइंडसेट बना लिया है कि स्वीडन में जाके आपने अपने कैरियर को देखना है। तो आप पॉजिटिव रहिए। कोई शहर छोटा या बड़ा नहीं है, बिल्कुल। स्टॉकहोम में कुछ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन स्टॉकहोम के मसाइल भी डिफरेंट हैं। यहाँ पे रेजिडेंस का प्रॉब्लम है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ जाती है। वो दोस्त जो दूसरे शहरों में, छोटे शहरों में रह रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी सेविंग कर सकते हैं अपनी पार्ट टाइम जॉब्स करने के बाद। तो पॉजिटिव रहिए। मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज हैं जो डिफरेंट सिटीज में हैं, स्टॉकहोम के अलावा हैं, और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी सेविंग कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज आपके साथ शेयर करता चलूं कि स्वीडन इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट पेपर फ्री एटमॉस्फेयर है। आपने नोट किया कि जब आपने यूनिवर्सिटी admission.sc के पोर्टल पे गए तो आपने एक ही एप्लीकेशन में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लिया। इसी तरह से जब आप माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं, जिसे माइग्रेशन वर्कर कहते हैं स्वीडन में, वहां पे आप खुद से सारा प्रोसेस कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है। वो दोस्त जो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज वो इस ट्यूटोरियल को देखें तो होपफुली वो खुद से सब कुछ कर सकते हैं। किसी की असिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को यही मोटिवेट करता हूं कि आप खुद से स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं। और स्वीडन इस सेंस में सबसे सूटेबल कंट्री है कि आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू से लेके आखिर तक खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, ना कि आपको किसी की असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है, और ना ही आप बिला वजह कोई पैसे जाया करते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि स्वीडिश यूनिवर्सिटीज का जो एजुकेशन लेवल है वो भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। टॉप 400 यूनिवर्सिटीज में स्वीडिश यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे गूगल में जाके मैं माइग्रेशन वर्कर टाइप करता हूँ तो आप देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही माइग्रेशंस वर्कर आ जाता है। यहाँ पे क्लिक किया तो माइग्रेशंस वर्कर की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। यहाँ पे लैंग्वेज को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देन अप्लाई फॉर में जाते हैं। देन फर्दर ऑन स्टडी इन स्वीडन में आगे जाके हायर एजुकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। देन रेजिडेंस परमिट फॉर हायर एजुकेशन पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इफ यू आर टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज, हायर vocational education or folk high school at the post secondary level in Sweden for a period of time longer than 3 months, you can apply for a residence permit। तो residence permit अप्लाई करना है आपने। यहाँ पे डिटेल्स हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं, अप्लाई में जाके देखते हैं। तो अप्लाई चूंकि हमने करना है, यहाँ पे देखें ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? एक्सटेंशन ऑफ वर्क परमिट है, फर्स्ट परमिट है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अ फर्स्ट परमिट फॉर स्टडीज इन स्वीडन, और डू यू वांट टू एक्सटेंड एन एग्जिस्टिंग परमिट? तो हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। देन गोज टू नेक्स्ट।
यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स मेंशन कर देता हूँ। मैंने अपना नाम लिख दिया, इसी तरह फर्स्ट एंड मिडिल नेम कर दिया। चूँकि मिडिल नेम नहीं है तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट नेम ही मेंशन कर दूंगा। और नाउ कम्स आपने अपना जेंडर मेंशन कर दिया। देन कम्स टू डेट ऑफ बर्थ, ये मैं फर्जिया मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं 2001 का जनवरी कर देता हूँ, और साथ साथ प्लेस ऑफ बर्थ में मैं इस्लामाबाद मेंशन कर देता हूँ। और साथ ही हम आगे देखते हैं तो कंट्री ऑफ बर्थ है तो पाकिस्तान मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसी तरह से फर्दर ऑन सिटीजनशिप पे देखते हैं तो पाकिस्तान मेंशन कर देते हैं। सो फर्दर मूव ऑन होते हैं तो आगे हमारे पास क्या डिटेल आती हैं। ये है जी अदर सिटीजनशिप, कोई नहीं है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वीडिश पर्सनल आइडेंटिटी नंबर नहीं लिखूंगा। मैरिटल स्टेटस पे चले जाते हैं तो मैंने मैरिड मेंशन कर दिया। नाउ कम्स के यहाँ पे कह रहे हैं कि एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तो आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए इन केस ऑफ एनी क्वेरी और एनी कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे मैं अगेन अपना ही नाम मेंशन कर देता हूँ। और आगे भी मैं फर्जिया डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। नाम लिखने के बाद मैंने अपना एड्रेस लिख लेते हैं। लेट्स सपोज हाउस नंबर लेट्स सपोज 34 है, और इस्लामाबाद के सेक्टर F7 यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो सेक्टर F7 और साथ साथ इस्लामाबाद है तो मैं इस्लामाबाद लिख लेता हूँ। और इसके बाद पोस्टल कोड है इस्लामाबाद का तो दैट इज़ 44,000। देन सिटी अगेन तो दैट्स इस्लामाबाद। एंड देन कम्स टू कंट्री, तो कंट्री में भी हम पाकिस्तान मेंशन कर देते हैं। जी हाँ, तो ये पाकिस्तान मैंने मेंशन कर दिया। नाउ कम्स के टेलीफोन है तो ये भी एक फर्जिया टेलीफोन मैं ले लेता हूँ। तो ये पाकिस्तान का नंबर मैंने टेलीफोन नंबर ले लिया है जो कि एग्जांपल के तौर पर है, ये रियल नहीं है। तो नीचे मैंने इसी तरह से ईमेल एड्रेस भी जो है वो फर्जिया ली हुई है। और नेक्स्ट गए तो एप्लीकेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, तो यस आई हैव, तो मैंने यस कर दिया। नेक्स्ट पे गए तो एप्लीकेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नेशनल पासपोर्ट और अदर टाइप ऑफ, तो ये नेशनल पासपोर्ट है तो मैं नेशनल पासपोर्ट मेंशन कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कह रहा है जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की डिटेल मांग रहा है तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में मैंने पासपोर्ट नंबर जो है वो भी एक फर्जिया ले लिया। तो ये मैं जस्ट टू शो के हाउ टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। सो कंट्री पे मैंने यहाँ पे जो पासपोर्ट इशूइंग कंट्री है उसके लिए मैंने पाकिस्तान लिख दिया। और इशू डेट मैंने लेट सपोज मैं फरवरी की लिख देता हूँ 2023 की। सॉरी ये मैंने जनवरी कर दिया है तो मैं अभी इसे अरेज करके मैं फरवरी कर दूंगा क्योंकि जी, तो अभी फरवरी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं जनवरी 2028 कर लेता हूँ। तो ये का 5 ईयर का पासपोर्ट लेट सपोज मेरे पास है तो मैं मेरे पास 5 साल की इसकी वैलिडिटी है तो मैं इसको इस तरह से मेंशन कर देता हूँ। नाउ आगे बढ़ते हैं तो आगे कह रहा है कि अटैच अ कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, तो आप अपने पासपोर्ट की कॉपी अटैच कर दें, स्कैन्ड होनी चाहिए। ये नीचे बता रहे हैं कि क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, किस तरह से आपका पासपोर्ट होना चाहिए। योर पासपोर्ट पर्सनल डेटा होना चाहिए, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, तो ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या-क्या आपको और किस तरह से आपने अपना पासपोर्ट इनको शो करना है ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ये नीचे देखें तो ब्राउज़ एंड अपलोड फाइल, तो आपके अगर आपने डिजिटल कॉपी बनाई हुई है पासपोर्ट की तो आप उसको इसमें अपलोड कर दें। मैं यहाँ को इस सेगमेंट को भी छोड़ देता हूँ और हम आगे फर्दर ऑन बढ़ते हैं ताकि आगे एप्लीकेशन को, चूँकि अगर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे लग गया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वीडियो ऑलरेडी लंबी होती जा रही है तो अब आगे देखते हैं। जी, तो यहाँ पे अगेन मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान मेंशन कर देता हूँ। एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ वीज़ा और परमिट,
तो अगर तो आपने प्रीवियसली अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ, अगर आपका रिजेक्ट हो भी गया है तो तभी आपने मेंशन करना है कि जी हमने अप्लाई किया हुआ है। अगर नहीं अप्लाई किया हुआ है तो नो पे मेंशन कर देना है। तो मैं इसको फ्रेशर के तौर पे लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जी हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे नो पे क्लिक करने के बाद फर्दर ऑन आगे बढ़ते हैं। तो डू यू हैव अ वैलिड रेजिडेंस परमिट इन कंट्री अदर देन योर होम कंट्री, तो जी नहीं, मेरा कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नेक्स्ट पे गए तो विजिट इन द शेंजन एरिया, तो अगर तो आपने कोई शेंजन कंट्री में विजिट किया हुआ है तो यस कर दें, अदरवाइज आप नो करके आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जी करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, क्या स्वीडन में है या स्वीडन के बाहर है, तो यस स्वीडन के बाहर है, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। एप्लीकेशन पीरियड, तो किस पीरियड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको वीज़ा किस ड्यूरेशन के लिए चाहिए ये आपने बताना है। मैं लेट सपोज के अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस, तो मैं अगस्त की डेट एक मेंशन कर देता हूँ 2023 की, और हम इसे 2 साल फर्दर बढ़ा लेते हैं, तो 2025 की जुलाई में हम डेट रख लेते हैं। तो लेट सपोज के 2025 की एक डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये जी मैंने जुलाई की एक डेट ले ली है, 20 ही ले ली, और नेक्स्ट पे चले गए। यहाँ पे मेंशन है कि प्लान्ड स्टडीज इन स्वीडन, आई एम अप्लाइंग एज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज, हायर वोकेशनल एजुकेशन, फोल्क हाई स्कूल, तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और देन आगे बढ़ते हैं। तो प्लान्ड स्टडीज इन स्वीडन, टाइप ऑफ स्टडीज, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्सेज, एक्सचेंज स्टडीज या मोबिलिटी स्टडीज, तो यूनिवर्सिटी है। आगे हम देखते हैं प्लान्ड स्टडीज इन स्वीडन एजुकेशन, ऐड इंफॉर्मेशन, तो अगर आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो ऐड पे हम जाते हैं। आर यू एडमिटेड टू डिस्टेंस लर्निंग, नो, चूंकि मैं फुल टाइम क्लासेस लूंगा तो मैं यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आगे बढ़ता हूँ। हैव यू पेड द ट्यूशन फी फॉर योर एजुकेशन इन स्वीडन, तो अगर आपने पे कर दिया है, ऑब्वियसली आप पे करने के बाद ही अप्लाई करेंगे, उससे पहले ना कीजिएगा। तो मैंने पे कर दी, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। हाउ मेनी हायर एजुकेशन क्रेडिट्स इन योर कोर्स आर प्रोग्राम, तो आप अपने कोर्स के क्रेडिट्स लिख देंगे। लेट्स सपोज 120 क्रेडिट्स हैं या 180 आपके हैं, तो आप 180 मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लान्ड स्टडीज इन स्वीडन एजुकेशन, प्रोग्राम क्या है जी, मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम का नाम लिख लेता हूँ जी, मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बिजनेस मैनेजमेंट कर दिया। जी हाँ, तो आगे देखते हैं। तो प्लान्ड स्टडीज इन स्वीडन एजुकेशन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, तो मैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी कर देता हूँ। और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के बाद हम देखते हैं कि जी यहाँ पे वो कह रहा है अटैच एन एक्सेप्टेंस लेटर, तो आप यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आप बाद में भी अटैच कर सकते हैं, बेहतर है कि आप अभी इसके साथ अटैच कर दें। तो ये उन्होंने आपकी यूनिवर्सिटी का डाटा खुद ब खुद यहाँ से ले लिया कि ये आपकी यूनिवर्सिटी है और इसका ये और इसका पोस्टल एड्रेस है। नाउ कम, ये देखें आपका उन्होंने जो प्रोग्राम मैंने मेंशन किया है वो भी उन्होंने यहाँ पे ले लिया है। नाउ हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो डिस्क्राइब व्हाई यू हैव चूजन दी स्टडीज, तो आप अपना प्लान बताएंगे। इट्स अ टाइप ऑफ मोटिवेशनल लेटर कि आपने इस कोर्स को ही क्यों सेलेक्ट किया, आपकी रेलेवेंस क्या है। तो यहाँ पे आप टू द पॉइंट लिखिएगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं, टू द पॉइंट लिखें कि यस इट इज़ रिलेटेड टू माय प्रीवियस स्टडीज़। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि ये कोर्स जो है मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेट करता है और मैं इसी में प्रोसीड करूँगा। तो आप अपना जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने दे दी है, मैं आगे फर्दर ऑन करूँगा और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि नेक्स्ट में ये हमसे क्या पूछता है। आपने इसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप अपनी स्टडीज से रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। इंटर योर करंट एम्प्लॉयमेंट और करंट स्टडीज,
तो अगर आप जॉब करते हैं, आपकी स्टडीज़ में गैप था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं स्टडी इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मेरी एम्प्लॉयमेंट में मुझे ये हेल्प होगी या मेरी स्टडीज़ में ये हेल्प हो सकती है। तो आपने यहाँ पे उस स्टडी या अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखना है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, किस कंपनी में काम करते हैं या आपकी प्रीवियस स्टडीज़ कौन-सी हैं। मैं जस्ट आपको बताने के लिए मैं लिख देता हूँ कि मैंने ये स्टडीज़ की हैं, ये तो इसी में आगे मैं प्रोसीड करूँगा। तो आगे देखते हैं आप नेक्स्ट पे जाके नेक्स्ट पे आ गया जी प्रीवियस एजुकेशन। तो आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसके बारे में यहाँ पे वो पूछ लेगा। टाइप ऑफ एजुकेशन क्या है, एंड डेट क्या थी, तो आपने अपनी एंड डेट जिस कोर्स की थी, वो आपने मेंशन कर देनी है। यहाँ पे उसकी डिटेल माँग रहा है कि किस स्कूल से थी, यूनिवर्सिटी से थी। मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी की मेंशन कर देता हूँ। इट्स एन एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी यूनिवर्सिटी कर सकते हैं जिससे आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन आपकी एंड डेट क्या थी, आपने किस वक़्त वो डिग्री या कोर्स कंप्लीट किया, तो आपने उसकी डेट मेंशन कर देनी है एज़ पर योर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। तो ये हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या वो कह रहा है। ये उसने मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जी आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है, तो वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल एसेट्स की बात आने वाली है, तो ये बात आ गई, डू यू हैव अ स्कॉलरशिप? जी मेरी तो कोई स्कॉलरशिप नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि मेरी स्कॉलरशिप नहीं हुई। मैं यहाँ पे नो को चेक करने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यू हैव टू शो दैट यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे फंड्स की बात होने वाली है कि आप अपने आप की सपोर्ट कर सकते हैं, तो किस तरह से हैं। नीचे क्राइटेरिया भी मेंशन किया हुआ है, ये देखें 9450 स्वीडिश क्रोन है पर मंथ। तो इसके हिसाब से आपने पर मंथ स्टेटमेंट शो करनी है। स्टेटमेंट के लिए मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा। जो ही आप स्टेटमेंट अटैच करना चाहते हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। तो उसके लिए आपने अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाना है, तो वो भी ऐड में जाके आप लगा सकते हैं। मैं फर्दर मूव ऑन होता हूँ। तो वो कहते हैं जी किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे, ये स्कॉलरशिप है, स्पॉन्सर है, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है, जिस टाइप की भी है तो मैं कर लेता हूँ अदर बैंक एसेट्स। तो आगे जाके देखते हैं कि कितनी स्वीडिश क्राउन में आप अमाउंट मेंशन कीजिएगा, ये इनके लिए कैलकुलेशन में आसानी होगी। 1 ईयर के लिए मैंने जो कैलकुलेशन की है वो 160 स्वीडिश क्राउन के अराउंड बनती है 1 पर्सन की, मेन एप्लीकेंट की। तो मैं यहाँ पे 170,000 ऑन द सेफर साइड मेंशन कर देता हूँ, और वो भी स्वीडिश क्राउन में। यहाँ पे करेंसी वो कह रहे हैं, तो मैंने जैसा बताया कि मैं स्वीडिश क्राउन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे चले जाते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ये कह रहा है कि जी आप बैंक स्टेटमेंट को या बैंक सर्टिफिकेट को यहाँ पे अटैच कर दें, तो आप साथ ही साथ इनको अटैच कर दी जाएगा डॉक्यूमेंट्स को। और अब आगे देखते हैं, तो ये मैंने फंड्स मेंशन किए थे 170,000, वो उसने एक्सेप्ट कर लिए। Will the organization of your education or an organization working for information exchange is responsible for during फूड के बारे में, तो फूड मुझे कोई नहीं स्पॉन्सर कर रहा। इसी तरह से आगे वो कह रहा है जी कोई एकोमोडेशन आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करिए, नो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो को चेक कर दिया। को एप्लीकेंट मैंने कोई नहीं रखा, तो मैं यहाँ पे भी नो को चेक करके मूव ऑन हो जाऊंगा। मेरा कोई चिल्ड्रन नहीं मैंने मेंशन किया, तो मैं देखने के लिए मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, तो आप आगे फर्दर मूव ऑन हो जाएंगे। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राउट डाउन कर सकते हैं जो आपके केस को स्ट्रेंथन कर सकें। नाउ कम्स के ये ओवरव्यू आ गया है आपकी पूरी एप्लीकेशन का, जो आपने डाटा फिलअप किया है आप इसे बार बार देख लीजिएगा तसल्ली से, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। चूँकि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, बल्कि सारे ही डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड नहीं किए, तो ये सबमिट नहीं होने देगा। जो ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो नीचे देखते हैं कि वो सबमिट पे नहीं जा रहा, जस्ट वो नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है। तो
अगर हम इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देते हैं तो यहाँ पे सबमिट आ जाना चाहिए। ऊपर जाके देखते हैं कि उसने क्या-क्या चीज़ें हमसे माँगी थी। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेंट, को-एप्लीकेंट, चिल्ड्रन, अदर इन्फॉर्मेशन और देन इट कम्स टू रिव्यू। तो ये रिव्यू पे हैं हम लोग। ये इसको बार-बार देख लीजिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए, आपका कोई डाटा मिस ना हो जाए। पासपोर्ट डिटेल्स ज़रूर देख लीजिएगा। जी, तो दोस्तों अभी हमने देखा कि हम कैसे अपनी एप्लीकेशन को माइग्रेशन वर्कर की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, बहुत ईज़ी था। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।